हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अध्याय 5 कक्षा 12 का पार्ट 2 चल रहा है हमारा। और चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्रकाशिक यंत्र बेसिकली होते क्या हैं, तो थोड़ा सा उसको हम जानते हैं पहले। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल ये करा देता हूँ कि जब हम पिछले चैप्टर में चल रहे थे, जो कि था गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, तो उसमें हमने क्या पढ़े, लेंस पढ़े। हमने क्या पढ़ा, लेंस की कुछ निश्चित फोकस दूरी होती है। तो निश्चित फोकस दूरी होने के कारण जब कोई वस्तु उसके सामने रखी जाती थी, या तो फोकस पे रख दो या फोकस के आसपास कहीं रखी जाती थी, तो उसका वो एक प्रतिबिंब बनाता था। और उस प्रतिबिंब की कोई निश्चित दूरी होती थी, परंतु वो प्रतिबिंब क्या बनता था, या तो अवास्तविक बनता था या फिर आभासी बनता था। इसी प्रकार मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र से आप समझ रहे हो कि मनुष्य की आँख, ठीक है। जो मानव नेत्र होता है, मनुष्य की आँख जो होती है, वो भी प्रतिबिंब बनाता है। और हमारा वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारी आँख के रेटिना पर बनता है। इस प्रकार जो मानव नेत्र है एक फोटो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, जैसे कि एक फोटो कैमरा आपने देखा होगा। तो कैमरे से क्या करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। पहले जो हमने, जब मोबाइल हमारे पास इतने अच्छे नहीं होते थे कि उसमें कैमरे जो है ज़्यादा मेगापिक्सल के नहीं होते थे, तो हम अलग से कैमरों का प्रयोग किया करते थे घरों में भी। तो उस फोटो कैमरे का भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पर्दे पर बनता है फोटो कैमरे का प्रतिबिंब। परंतु मानव नेत्र में कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो रेटिना भी मानव नेत्र का आप प्रतिबिंब कह सकते हो। जैसे कि ये रेटिना है, ये आपका रेटिना क्या है, ये आपका, ये जो आपका दिखा रखी है वाली लाइन, तो ये रेटिना है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। अब यदि वस्तु चाहे पास रखी हो चाहे दूर रखी हो, परंतु प्रतिबिंब हमेशा ही रेटिना पर ही बनता है। सदैव रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा, चाहे वस्तु हमारे आँख के पास हो चाहे आँख से दूर हो। तो ऐसा क्यों होता है, ये एक सोचने का विषय है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम चश्मों का प्रयोग करते हैं। चश्मों का प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारी आँखों में किसी प्रकार का दोष आ जाता है, जिसकी वजह से हम या तो दूर का नहीं देख पाते या फिर पास का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। यानी कि पास का मतलब क्या है, यदि हम कॉपी या कोई हम किताब पढ़ रहे हैं, पास का देखने से मतलब है यदि कोई हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब के अक्षरों को हम सही ढंग से नहीं पढ़ पाते, जिसके लिए हमें चश्मे की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति पास का पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं, कुछ व्यक्ति दूर का देखने के लिए चश्मा लगाते हैं, और कुछ व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में चश्मा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो इस अध्याय में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मानव नेत्र किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाएगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और साथ ही हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यानी कि जो तारे और खगोलीय पिंड हम आँखों से नहीं देख पाते, अपनी नंगी आँखों से नहीं देख पाते, उनको हम किससे देख सकते हैं, खगोलीय दूरदर्शी से देख सकते हैं, यानी कि टेलीस्कोप्स। तो टेलीस्कोप से हम उन जो है खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं। तो वो भी अध्ययन हम इसी अध्याय में करने वाले हैं। एक चीज़ और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो चैप्टर है, यानी कि मानव नेत्र वगैरह और उनके दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर का दृष्टि दोष, यानी कि जिसके लिए हमें चश्मे की आवश्यकता पड़ती है, इसको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हटा दिया गया है। यह एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में नहीं है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो 12th का आपका पाठ्यक्रम है, इसमें चैप्टर जो है, मतलब चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका मानव नेत्र और साथ में इनके दृष्टि दोष, तो ये एनसीईआरटी की बुक से हटा दिए गए हैं। परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो आप, जैसे 12th आप कर रहे हो, तो आगे चल के आप क्या देने वाले हो, या तो आप जो हैं मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करने के लिए जाने वाले हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट जो हैं ग्रेजुएशन में बीएससी या अदर क्लासेस में जाएंगे। तो वहाँ
प्रतियोगी परीक्षाएं जो होंगी मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर इसका बहुत प्रयोग होने वाला है, वहाँ इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र को हम समझेंगे सबसे पहले। तो मानव नेत्र का एक चित्र मैंने बना दिया है आपके सामने, चित्र दिखाई दे रहा है आपको। तो मानव नेत्र में इस प्रकार जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे कि हमने लेंस पढ़े पिछले चैप्टर में, मानव नेत्र में जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में लेंस पढ़े हैं, वैसे ही यहाँ भी मानव नेत्र में भी एक लेंस होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार की कुछ आकृति होती है मानव नेत्र की, जिसमें कई सारे मैंने नाम लिखे हुए हैं। इन सब का अपना एक यूज़ है। मानव नेत्र इन सभी का प्रयोग करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, इस रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना आपका, ये रेटिना जा रहा है इस तरह, तो रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनाता है। तो आते हैं दृढ़ पटल पर कि दृढ़ पटल होता क्या है। दृढ़ पटल आपको दिख रहा होगा, ये दृढ़ पटल है, जो बाहरी सबसे बाहरी की जो परत है ये दृढ़ पटल कहलाती है। तो दृढ़ पटल जो होती है एक श्वेत परत होती है। क्या होती है दृढ़ पटल? एक श्वेत परत होती है। दृढ़ पटल आंख जो मानव नेत्र है इसके सभी आंतरिक भागों की रक्षा करती है। क्या करती है? ये नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा करती है, आंतरिक भागों की सुरक्षा आप कह सकते हो, सुरक्षा करती है। और ये क्या होती है? श्वेत रंग की होती है, श्वेत रंग की परत होती है, यानी कि श्वेत परत होती है ये, जो कि पूरे नेत्र को बाहर से ढक लेती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर के जितने भी पार्ट्स रहते हैं ये कवर हो जाते हैं। जैसे कि आप आंख बंद करते हो तो आंख बंद करने के बाद क्या होता है, एक परत उस पर बाहर से, जब आप सोते हो तो सोते टाइम क्या होता है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो जो बाहर की जो परत है वो क्या कहलाती है? दृढ़ पटल कहलाती है। तो ये इस पटल के कारण ही हमारी आंखें सुरक्षित रहती है। इसके बाद आता है इसमें रक्तक पटल। क्या आता है? रक्तक पटल। जो ये दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के अंदर की जो परत होगी, यानी कि दृढ़ पटल इस तरह से दृढ़ पटल हो गई है, तो जो इसकी दृढ़ पटल की अंदर की जो परत होगी, यानी कि ये साइड, इस साइड से एक ये वाली परत भी जुड़ी रहती है, जो कि आपको काली दिखाई दे रही है। ठीक है, जो आपकी काली दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये वास्तव में भी काली ही होती है। ये वास्तव में भी कैसी होती है? काली ही होती है। और इसका काम क्या होता है? इस रक्तक पटल का जो काम होता है, रक्तक पटल को पहले मैं बता देता हूं। रक्तक पटल को हम कोरोइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोइड भी कहते हैं। और इसको हम बोलते हैं इसे स्क्लेरोटिक बोलते हैं, स्क्लेरोटिक बोलते हैं इसे हम, और इसे बोलते हैं कोरोइड। तो ये क्या होती है? काले रंग की होती है, काले रंग की दृढ़ पटल के आंतरिक भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। तो दृढ़ पटल के आंतरिक भाग को स्पर्श करती है, काले रंग की होती है, और इस पे जो भी प्रकाश पड़ता है, यानी कि जो भी प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा वो इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस पटल के, इस जो है रक्तक पटल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी वजह से आँख के अंदर प्रकाश जाने के बाद प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। तो ये क्या करती है? प्रकाश के परावर्तन को रोकती है, प्रकाश के परावर्तन को रोकती है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती है।
तो इसी वजह से किसी प्रकार का जो है और किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बन पाता, और जिसके कारण हमें हमारे जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल स्पष्ट बनता है। इसी प्रकार जो कॉर्निया होता है, तो कॉर्निया देखते हैं कॉर्निया क्या होता है। तो कॉर्निया जैसे कि आपको दिख रहा है, ये आँख दिख रही है आपको, तो कॉर्निया जो होता है, इस जो ये उभार आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये जो उभार आपको दिखाई दे रहा है, आँख के जो बाहर का उभार होता है, इस उभार को ढकने वाली पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? उभार को ढकने वाली पारदर्शी झिल्ली, यानी कि कॉर्निया। कॉर्निया की हम बात करें तो हम क्या कहेंगे? आँख के पारदर्शी, आँख के उभार को एक पारदर्शी झिल्ली द्वारा ढक लिया जाता है। यानी कि क्या कर दिया जाता है? ढक लिया जाता है, ढका जाता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया को इंग्लिश में हम CORNEA से बता सकते हैं, कॉर्निया को। और जो भी प्रकाश होता है वो कॉर्निया से होकर ही अंदर जाता है। तो पहले कॉर्निया पे जाएगा और उसके बाद वो अंदर जाके अपना लेंस तक पहुंचता है। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि यदि एक व्यक्ति, अंधे व्यक्ति को, आपने सुना होगा अंधे व्यक्ति को कॉर्निया किसी दूसरे व्यक्ति ने दे दिया, जो कि जो है किसी मरणोपरांत किसी व्यक्ति से उसे कॉर्निया मिल गया और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो जो आँख, कहते हैं कि आँख दान की गई, कि आँख का दान, तो आँख का दान क्या होता है? आँख के दान में कॉर्निया ही लिया जाता है, यानी कि यही परत कॉर्निया ली जाती है। ठीक है, तो आँख के दान में हमेशा कॉर्निया का ही दान किया जाता है। आँख के दान का मतलब ये नहीं कि पूरी आँख निकाल लेते हैं, बाहर अंदर से पूरी आँख निकाल कर दूसरे व्यक्ति का लगा दी जाती, नहीं, केवल कॉर्निया का ही दान होता है आँख के दान में। ठीक है, तो इसी की वजह से हम देख पाते हैं। यदि ये झिल्ली ना हो तो हम देखना हमारे लिए संभव नहीं है। आइरिस क्या होता है? आइरिस के बारे में देखते हैं। आइरिस क्या होता है? आइरिस जो है एक झिल्ली होती है भी, जो कि रंगीन होती है और अपारदर्शी होती है। इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। एक झिल्ली होती है आइरिस। ठीक है, तो आइरिस झिल्ली जो होती है वो अपने आर पर प्रकाश नहीं जाने देती, आसपास आर पर प्रकाश नहीं जा पाता है इससे, और जिसके कारण ये रंगीन भी होती है। ठीक है, तो ये रंगीन होती है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम पुतली की। पुतली क्या होती है? पुतली को हम नेत्र तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली को नेत्र तारा, यानी कि पुपिल भी बोलते हैं नेत्र तारे को। तो पुतली यानी कि नेत्र तारा। तो नेत्र तारे का क्या काम है और नेत्र तारा होता क्या है? तो नेत्र तारा, जैसे कि आप देख रहे हो, इस आइरिस के अंदर एक छिद्र दिखाई दे रहा होगा, छिद्र दिखाई दे रहा है। तो आइरिस जो झिल्ली है, उस झिल्ली के अंदर एक छेद होता है, उस छेद में से प्रकाश पार हो जाता है। आइरिस वाली जहाँ जगह है वहाँ पर प्रकाश पार नहीं हो सकता, जबकि ये जो छेद है, इस छिद्र में से प्रकाश पार होकर लेंस पे चला जाता है। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा, जब आप सूर्य के प्रकाश में खड़े हैं और आप अचानक अपने कमरे में जाते हैं, तो जाने के बाद में आपको कमरा जो है अंधकार दिखाई देता है, कमरे के अंदर अंधेरा दिखाई देता है, जबकि वहाँ पर रोशनी पहले से होती है, ट्यूबलाइट वगैरह, लाइट वगैरह वहाँ पर जली होती है, उसके बाद भी आपको अंधेरा दिखाई देता है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि आइरिस की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो ज़्यादा प्रकाश को रोकने के लिए, यानी कि जब सूर्य के प्रकाश में आप खड़े हो तो ज़्यादा प्रकाश आपकी आंखों में जा रहा है, तो उस ज़्यादा प्रकाश को रोकने के लिए आइरिस की जो मांसपेशियाँ हैं वो फूल जाती हैं। तो फूल जाने की वजह से जो नेत्र तारा होता है ये छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ये कम हो जाता है। इसका ये जो द्वारक है, इसका जो आपको होल दिख रहा है, ये कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से कम प्रकाश अंदर जा पाता है, ताकि हमारे आँख को नुकसान होने से बचाया जा सके।
और इसी वजह से जब आप अचानक कमरे में चले जाते हो तो ये इसकी मांसपेशियां वापस अपने स्थान पर नहीं आती, तो जिसके कारण ये तारा छोटा ही रहता है कुछ दौरान के लिए, कुछ समय के लिए, और आपको जो कमरे में जाने पर प्रकाश कम दिखाई देता है, यानी कि अंधेरा आपको महसूस होता है। इसी प्रकार जब आप अंधेरे से रोशनी में जाते हो तो अंधेरे में आपकी जो पुतली है ये सिकुड़ जाती है, ये आइरिस जो है सिकुड़ जाता है, आइरिस की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ने की वजह से ये जो द्वारक है ये बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप रात में सोते हैं और आपकी सारी लाइट्स बंद होती हैं और उस वक्त यदि कोई अचानक ट्यूबलाइट का बटन ऑन कर देता है तो आपको चौंध महसूस होती है, ट्यूबलाइट की भी आपको चौंध महसूस होती है। उसका कारण है कि अंधेरे में आपकी जो मांसपेशियां हैं आइरिस की वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने की वजह से ये जो पुतली है ये बड़ी हो जाती है। तो पुतली बड़ी होने की वजह से ये ज़्यादा प्रकाश को अपने अंदर लेने का प्रयास करती है, परंतु वहाँ पर प्रकाश होता नहीं है। तो जब अचानक कोई ट्यूबलाइट जला देता है, ऑन कर देता है ट्यूबलाइट को, तो वो एकदम तीव्र प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से आपको एकदम जो है चौंध सी महसूस होती है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ही वो सामान्य हो जाती है, क्योंकि जो आपके आइरिस है उसकी मांसपेशियां वापस अपनी स्थिति में आ जाती हैं। तो ये आइरिस का और नेत्र तारे का काम होता है। अब बच्चों बात करते हैं लेंस की। इस लेंस को क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। जिस प्रकार हमने जो है लेंस पढ़े उसी प्रकार लेंस आंखों में भी होता है, पर ये आंखों में जो लेंस होता है ये जो है कुछ मांसपेशियों का ही बना होता है। किसका बना होता है? ये मांसपेशियों का बना, यानी कि उत्तकों का बना होता है। इसे कह सकते हैं उत्तकों का बना होता है। तो कैसे बनता है ये? उत्तकों द्वारा बनता है। ये उत्तकों द्वारा इसका निर्माण होता है। तो उत्तकों से बना होता है ये। उत्तकों को टिश्यूज बोलते हैं हम। ठीक है, तो टिश्यूज द्वारा ये बना होता है। और जो ये कई परतों का बना होता है। टिश्यूज भी क्या होती हैं? कई परतें होती हैं टिश्यूज में भी, जिनका अपवर्तनांक आगे से लेकर पीछे तक बढ़ता जाता है। हमने पढ़ा है कि परतें होती हैं तो परतों का भी अलग अपना अपवर्तनांक होता है। इसी प्रकार जो ये परतें होती हैं इसकी टिश्यूज की, उत्तकों की, तो उन उत्तकों का जो अपवर्तनांक होगा यहाँ से इस लेंस के इस भाग से लेकर इस भाग तक बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा लेंस का जो आगे का भाग होता है इसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है, और जो पीछे का भाग होता है इसकी वक्रता त्रिज्या हमारी कम होती है। तो और इसके साथ में ये जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं ये पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही हैं ये पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं, जिसके बीच में ये लेंस टिका रहता है। तो यदि पक्षमाभी मांसपेशियों पर दबाव डाला जाए, इन पर दबाव डाला जाए, तो इनकी वक्रता त्रिज्याओं को कम या ज़्यादा करा जा सकता है। और कम या ज़्यादा करने की वजह से इनकी फोकस दूरी लेंस की बदल जाती है, और प्रतिबिंब जो है वस्तु का, दूर की वस्तु या पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो रेटिना हमने कहाँ दिखाया हुआ है? रेटिना यहाँ दिखाया हुआ है। तो इस रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये दबाव कैसे पड़ता है? जैसे कि हमें मान लीजिए दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में हम क्या होता है? हम निकट का नहीं देख पाते, केवल दूर का देख पाते हैं। और निकट दृष्टि दोष में पास का नहीं देख पाते, पास का देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमें डॉक्टर जो होता है वो लेंस के बारे में बताता है। लेंस कहता है कि ये वाले लेंस लगाओ आप, और हमें चश्मा एक प्रेस्क्राइब कर देता है। उस चश्मे को लगाने के बाद हमारी मांस जो किरणें आती हैं, ठीक है, तो वो मांसपेशियों पे, पक्षमाभी मांसपेशियों पे उस पर दबाव पड़ता है। वो उस दबाव के कारण लेंस पर भी दबाव पड़ता है। तो दबाव पड़ने के कारण क्या होगा? जो इसका प्रतिबिंब वो कहाँ बना देगा? वो वस्तु का वो रेटिना पर बना देता है। तो यदि रेटिना पर प्रतिबिंब सही तरह से नहीं बन पा रहा है तो ही आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है। यदि रेटिना पर सही प्रकार से प्रतिबिंब बन पा रहा है तो आपको किसी भी प्रकार के चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। और उस स्थिति में आपकी आंखें 6/6 कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? 6/6। ठीक है, ये सही स्थिति में
एक मापन करने का तरीका है आंखों का। तो 6/6 ये आंखों का तरीका होता है। सही आंखें ऐसी होती हैं, और यदि खराब आंखें हो तो कैसी होंगी? ऐसी होंगी। सॉरी, सब खराब आंखें कैसी होंगी? ऐसी होंगी, ऐसी होंगी। तो इस प्रकार से खराब आंखों की स्थिति ये होती है 6/9, 6/12, 6/18। तो ये जितना ये नीचे का नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ही आंखें जो है उसमें दोष बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमने देखा लेंस क्या होते हैं। इसके बाद आते हैं हम जलीय द्रव पर और कांचाभ द्रव पर। जलीय द्रव क्या होता है और कांचाभ द्रव क्या होता है? तो जलीय द्रव को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसको। और कांचाभ द्रव को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस, VITREOUS, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो जलीय द्रव क्या होता है? जलीय द्रव आइरिस और कॉर्निया के बीच के जो स्थान है, आइरिस, ये आइरिस है आपकी, और जो कॉर्निया का है ये है, इस कॉर्निया के जो बीच का स्थान होता है ये एक जल के समान पारदर्शी द्रव से भरा होता है। जल के समान यानी कि जल के समान ही पारदर्शी द्रव होता है, जैसा कि जल होता है। और उस पारदर्शी द्रव का जो अपवर्तनांक होता है, यानी कि इसका जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा? n बराबर 1.44 अपवर्तनांक इसका होता है। तो जल के समान का पारदर्शी द्रव भरा होता है और इसका जो अपवर्तनांक होगा वो 1.44 होता है। इसके अलावा जो कांचाभ द्रव होता है, तो लेंस से लेकर दृष्टि पटल तक पूरे एरिया में ही कांचाभ द्रव भरा होता है। ये गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा माध्यम होता है, गाढ़े जैसे कि गाढ़ा कोई तरल होता है वो भरा होता है यहाँ पे। और जो इसका अपवर्तनांक होता है लगभग अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है। कितना होता है? 1.336 होता है। तो मैंने आपको बताइए, इसके अलावा ये जो मैंने आपको 1.44 बताया, तो ये तो मैं आपको बताया था कि भाई ये जल के समान होता है, तो लगभग जल के बराबर इसका अपवर्तनांक होता है। तो इसका अपवर्तनांक तो हम नहीं बताएंगे आपको, आप अपवर्तनांक नोट कीजिए लेंस का। तो लेंस की जो परतें थी, तो लेंस की विभिन्न परतें थी जिसमें आगे से लेकर पीछे तक अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। तो इसका जो माध्य अपवर्तनांक होगा, किसका? इसका जो माध्य अपवर्तनांक होगा, क्या कहेंगे हम? माध्य अपवर्तनांक। माध्य अपवर्तनांक n बराबर 1.44 वो इसका होता है। लेंस की परतों का जो माध्य अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। और कांचाभ द्रव का जो अपवर्तनांक होता है वो ये होता है। और जो ये मैंने आपको बताया द्रव के, ये पानी जल के समान द्रव होता है, तो इसका लगभग 1 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो 1 के आसपास ही इसको मानकर चला जाता है। तो बच्चों बात आती है अब रेटिना की। हम रेटिना की बात करते हैं। तो रेटिना क्या होता है? तो रेटिना जो होता है ये रक्तक पटल आपको दिखाया हुआ है, रक्तक पटल। तो रक्तक पटल के भीतर की ओर और जो नेत्र है, नेत्र के अंदर की ओर एक फिल्म होती है जो कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की एक फिल्म होती है। क्या होती है? फिल्म, यानी कि पर्दा कह सकते हो आप। फिल्म होती है प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की एक फिल्म होती है। ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दंडाकार, क्या बोलते हैं? दंडाकार, यानी कि रोड शेप्ड। क्या होती हैं? रोड शेप्ड। और दूसरी होती है शंक्वाकार, जिसे बोलते हैं कोन शेप्ड। यानी कि रेटिना क्या है? एक पर्दा है, फिल्म है, जो कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं की एक फिल्म होती है ये। और ये दो प्रकार की कोशिकाएं इसमें होती हैं, एक होती है दंडाकार और एक होती है शंक्वाकार। दंडाकार जो कोशिकाएं होती हैं जब प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। ये दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए, किसके लिए सुग्राही होती हैं? प्रकाश की तीव्रता को ये इनका मापन करती हैं, तीव्रता का, ये प्रकाश की तीव्रता का मापन करती हैं। और जबकि इनसे वस्तु का हमें
रंग पता चलता है। क्या पता चलता है? वस्तु के रंग के लिए, वस्तु के रंग के लिए ये सुग्राही होती हैं। तो जब प्रकाश इन पे पड़ता है इस रेटिना के ऊपर, तो ये वाली जो कोशिकाएं तो दंडाकार कोशिकाएं, ये प्रकाश की तीव्रता देखती हैं। जैसे कि आप बल्ब को आप देखते हो जलते हुए को, तो आपको तीव्रता ज़्यादा दिखाई देती है। यदि वहीं मोबाइल की आप छोटी सी लाइट को आप देखो तो आपको वो बहुत कम महसूस होती है, क्योंकि उसकी तीव्रता कम होती है। तो ये उसकी तीव्रता का मापन करती है दंडाकार कोशिकाएं, और जबकि शंक्वाकार वस्तु के रंग रूप आकार का मापन करती है। इसी प्रकार से जब रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो उसके बारे में हमें सारा कुछ ज्ञान हो जाता है कि वो कितना जो है उसकी तीव्रता है, उसका रंग क्या है, आकार क्या है। तो वो सारी चीज़ें हमें रेटिना पर बने प्रतिबिंब से हमारे मस्तिष्क को पता चल जाती हैं। अब आती है बात अंध बिंदु की। अंध बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु रेटिना के ऊपर स्थित वो कोशिकाएं हैं, वह बिंदु है। ये भी कोशिकाएं होती हैं, अंध बिंदु भी। तो वे कोशिकाएं जहां से प्रकाश जो है सीधा मस्तिष्क तक जा सकता है, चला जाता है। तो प्रकाश क्या है? मस्तिष्क तक चला जाता है। ये इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसे? ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ये रेटिना पर स्थित एक भाग होता है कोशिकाओं का, यहाँ से प्रकाश सीधा मस्तिष्क में चला जाता है, और हमें हमारे प्रतिबिंब की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पता चल जाती हैं? मस्तिष्क को पता चल जाती हैं। तो इसे अंध बिंदु कहते हैं। और ये प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता, प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता। ये केवल एक माध्यम होता है जाने का प्रकाश का अपने मस्तिष्क तक। इसी प्रकार आता है पीत बिंदु, यानी कि येलो पॉइंट। तो येलो पॉइंट भी जो हमारा ये रेटिना दिया हुआ है, तो रेटिना से लेकर जो कांचा द्रव तक लेयर्स दी हुई हैं, इनके बीच में एक लेयर जो होती है वो पीत बिंदु की लेयर होती है। क्या होती है? पीत बिंदु की। यानी कि पीत बिंदु की भी कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर यानी कि ये भी रेटिना का ही भाग है। यानी कि आप ये मान के चलो कि ये पूरा ही रेटिना है। ये सारी कोशिकाएं जो है वो रेटिना की कोशिकाएं हैं। जितनी भी कोशिकाएं अंदर की बन रही हैं रेटिना कोशिकाएं। तो पीत बिंदु भी क्या है? रेटिना की ही कोशिकाएं हैं, जो कि पीत बिंदु के नाम से इसकी लेयर होती है। और यहाँ पर बना प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, सुस्पष्ट जिसे बोलते हैं, सुस्पष्ट हमें पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हमारे मस्तिष्क को इसकी जो है स्पष्ट छवि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने सारे जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं सारे आपको समझा दिए हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं नेत्र का कार्य क्या होता है। नेत्र क्या कार्य करता है? ये तो हमने इसकी सारी डेफिनेशन ओवर पढ़ ली। अब हम क्या देख रहे हैं? नेत्र का कार्य। नेत्र का कार्य। तो नेत्र कैसे कार्य कर रहा है? वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र का कार्य। तो ये कैसे कार्य करता है इसका मैं बताता हूँ आपको कि जब नेत्र की जो पलकें होती हैं, हमारी आंखों की जो पलकें होती हैं, तो पलकें क्या करती हैं? शटर का काम करती हैं। कि यदि ये पलकें बंद हैं इस तरह से तो ये प्रकाश को अंदर नहीं जाने देती। जब पलकें खुल जाती हैं तो प्रकाश अंदर चला जाता है। प्रकाश जो है जलीय द्रव से होते हुए और लेंस से होते हुए कांचा द्रव से गुजरता है और जाकर जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन जाता है। तो प्रकाश सुग्राही जो शिराएं होती हैं, प्रकाश शिराएं जो होती हैं, प्रकाश शिराएं मस्तिष्क तक पहुंचकर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना है उसकी सूचना मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। और मस्तिष्क तक जो सूचना पहुंचती है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनेगा, इस रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो आप कहेंगे कि उल्टा बनता है तो हमें सीधा क्यों दिखाई देता है? तो वस्तु हमें सीधी क्यों दिखाई देती है? कोई आदमी को देख रहे हैं, हम किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो वो हमें सीधा क्यों दिखाई दे रहा है? उसका कारण मस्तिष्क का अपना अनुभव है, खुद की प्रक्रिया है। प्रतिबिंब तो बनता है उल्टा ही, परंतु उल्टा बनने के बावजूद भी मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उसे सीधा आपको महसूस कराता है कि जैसे कि व्यक्ति सामने सीधा है या फिर उल्टा है। ठीक है। तो जो नेत्र का कार्य मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा मैंने दो आपके लिए चित्र बनाए हैं। इन चित्र में क्या दिखाया हुआ है कि कोई दूर वस्तु रखी है और उससे कोई किरणें आ रही है प्रकाश की। इसी प्रकार निकट कोई वस्तु रखी है आँख के,
हमारी मानव नेत्र के पास कोई वस्तु रखी है और मानव नेत्र से दूर कोई वस्तु रखी है। तो जब दूर कोई वस्तु रखी है और दूर से दो किरण चल के आती हैं और इस प्रकार पुतली से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ती हैं, तो नेत्र लेंस क्या करता है, इनको अभिसरित कर देता है। क्या कर देता है, अभिसरित करके रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना देता है। और जब वस्तु निकट रखी होती है, यानी कि नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जैसे कि हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ते समय हमारी जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी उसके ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, उससे दूर नहीं होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर हम पुस्तक को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जब इससे कोई किरणें चलती हैं तो इस प्रकार जाने के बाद ये भी अभिसरित हो जाती हैं, यानी कि नेत्र लेंस इस प्रकार से समायोजन करता है कि दूर से वस्तु से प्रतिबिंब आए चाहे निकट वस्तु से प्रतिबिंब आए, ये प्रतिबिंब को हमेशा अभिसरित ही करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब इसका बना देता है। तो इस प्रकार मानव नेत्र एक यंत्र का काम करता है, यानी कि फोटो कैमरे का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको नेत्र लेंस समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये। तो इसमें अभी कुछ आपको लगी हो कि भाई आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो जो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा चला करके उसको देख लें शुरुआत से। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन रेगुलर पहुंचते रहें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, तो उसमें हम कुछ और चीज़ों के बारे में अब जानेंगे और साथ में हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं और उनका निवारण हम कैसे करते हैं, चश्मा किस प्रकार का हम लोग प्रयोग करेंगे, और साथ में दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी वहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।